नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस। आज कुछ नया सीखने और देखने को मिलेगा हमको छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले ही कुछ विषय पर मैं बात करना चाहूँगा। 2-3 शिकायतें मेरे पास ये आई है कि इस तरह का लंबा वीडियो देखने का छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को अनुभव नहीं है। इसलिए आप टुकड़े में करके छत्तीसगढ़ का अलग, राष्ट्रीय स्तर का अलग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ का अलग-अलग वीडियो 8 मिनट 10 मिनट का ऐसा एनालिसिस करेंगे तो आपको आपके दर्शक या व्यूअर्स बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग भी क्या इस बात से सहमत हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। इस तरह के जो अभी तक के जैसे लंबे वीडियो बनते आ रहे हैं उस तरह के वीडियो आप लोग के लिए आप लोग को ठीक लग रहा है या उसको पार्ट में तोड़ कर बनाना उचित होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसी जो हम एक वीडियो में सारी चीज़ को कवर कर रहे हैं और आपको इस तरह के लंबे वीडियो देखने का अनुभव नहीं है तो आप उसको ब्रेक करके भी देख सकते हैं। और एक बात और है, क्योंकि इस तरह का इनोवेशन छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार है कि आपके न्यूज़ एनालिसिस को सिर्फ कटिंग तक ही सीमित नहीं रखा गया है या एमसीक्यू बेस्ड एनालिसिस तक ही नहीं सीमित रखा गया है। आपको आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। वो इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका खुद ही मैंने अनुभव किया है। दूसरा, आप पिछले 2 वर्षों के मेंस के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस तरह का कंटेंट आपको इस परंपरागत पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप यदि चाहें तो जा करके मार्केट के जितने भी बुक्स हैं उसको खंगालेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का लंबा वीडियो देखने का आप लोग को आदत भी डालना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों ने कोचिंग भी किया होगा यहाँ पे अलग-अलग संस्थानों से, तो वहाँ भी लगभग यदि मैं एवरेज मान लूँ तो सवा घंटे, 1.5 घंटे की क्लास आप सबने की होगी। तो उसी को आप ये मानकर चलेंगे। और दूसरी एक बात और है, ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल मोड में ही इस वीडियो को देखा जाए। आप 1.25 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, यदि आपको समय बचाना है तो। तो आप इसमें क्या चाहते हैं, मैं आप लोग का रिव्यू जानना चाहूँगा, तो उसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। ठीक है, 4 सितंबर का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रोज की भांति ये सीजीपीएससी मेंस स्पेशल होता है, लेकिन ये सिर्फ मेंस ना होकर के आपको प्री और व्यापम के जो एग्जाम्स में एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं विभिन्न न्यूज़ से, उसको भी कवर कराने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। तो आज का पहला न्यूज़ है आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है एमसीक्यू के लिए? पहले तो न्यूज़ जान लीजिए कि बलरामपुर के धनेशपुर गांव में बने बांध से 200 एकड़ फसल को नुकसान। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बांध आखिर है कौन सा। तो इस बांध का नाम है लुत्ती बांध। क्या है? तो पहले आपके लिए प्रश्न बना कि लुत्ती बांध कहाँ है। तो लुत्ती बांध कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है बलरामपुर में। ठीक है, क्या लुत्ती बांध को और किसी नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, लुत्ती बांध को सतबहिनी बांध के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरा बना कि सतबहिनी बांध कहाँ है, तो इसी को ही बोला जाता है लुत्ती बांध। ठीक है, अब कारण क्या है आप देखेंगे तो मरम्मत नहीं हुई थी। ठीक है, और 2 दिन से रिसाव हो रहा था, इसलिए इस तरह की बड़ी आपदा ही कह सकते हैं इसको, एक प्रकार से आपदा है। ठीक है, अब ये लापरवाही है, ठीक है, या सरकार का सुषुप्ता अवस्था है, इस पर आगे अब रिपोर्ट्स आएंगी, जांच कमेटी बैठेंगी, उसके रिपोर्ट के अनुसार हम देखेंगे कि आखिर मामला था क्या। लेकिन अभी जो हुआ उसमें देखिए लिखा है क्या प्रभावित हुआ है। 60 मवेशी बहे हैं, 200 एकड़ फसल प्रभावित हुआ है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, ये सब हुआ है। तो यदि मैं इसको आपके प्रश्न बनाऊं, ठीक है, किसमें, आपदा के साथ संबंधित, और आप देख ही रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही कितनी उत्तर भारत में, इसका ज्वलंत उदाहरण है अभी, और मानव जनित आपदाएं। तो क्या आप इसको आप किस में रखेंगे? ये जो लुत्ती बांध में जो हादसा भी हुआ है बांध के पार के फूट जाने से, ठीक है, आप किस में रहेंगे? तो प्राकृतिक कारण क्या हुआ, जल ज्यादा भरा हो गया, लेकिन जो रिसाव हुआ, जो मेड़ था उसका बंधा हुआ, वो कमजोर था। तो ये किसकी गलती है, लापरवाही कहा जा सकता है। आप इसको इसमें रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का निबंध का पैटर्न आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपदा से संबंधित निबंध के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, बाकी इसमें 2-3 क्वेश्चन जो बनने थे एमसीक्यू बेस्ड, वो आपको बता दिया गया। ठीक है, अगली खबर है कर्मा पर्व को लेकर के। ठीक है, आप सबको पता है कि कर्मा पर्व छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 2-3 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे।
मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपको एक ही न्यूज़ जब कराया जाता है तो एक ही न्यूज़ में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन करा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आखिर है क्या ये। तो कर्मा पर्व क्या है? कर्मा पर्व एक पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कर्मा पर्व के क्या है? ठीक है, इसके क्या महत्व है, क्या है और इसके महत्व आप पेपर 6 मेंस का पेपर 6 पार्ट 3 में जो छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक परिदृश्य है उसमें जाकर के आप देखेंगे ऐसे ही स्पेसिफिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो आपको मैं एक क्वेश्चन रिपीट करा देता हूँ। दो क्वेश्चन पिछले अभी 2024 के में से पूछा गया था सहड़ा देव के बारे में। सहड़ा देव आप किसी आप लगभग जितने भी किताब छानेंगे बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा। दूसरा पूछा गया था अक्ति पर्व का महत्व पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अक्ति पर्व का महत्व। अक्ति तो हम जानते हैं लेकिन महत्व, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब आप इस तरह की न्यूज एनालिसिस का हिस्सा बनते हैं तो आपको उसके महत्व, विशेषताएं, तथ्यपरक जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कर्मा पर्व क्या है, इसके महत्व क्या है? तो उत्तर आपको यही मिल गया कि यह पर्व अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक जीवन मूल्यों का प्रतीक है। देख रहे हैं, तो महत्व में दो चीज क्या पता चला, ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, साथ ही ये सामूहिक जीवन मूल्यों का भी प्रतीक है। यदि आपके पेपर 6 में ही समाज शास्त्र में पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में या स्पेसिफिक भारतीय समाज में सामूहिक जीवन मूल्यों के प्रतीकों का वर्णन कीजिए या कैसे हम सामाजिक मूल्यों को सामाजिक जीवन को जीते हैं, तो आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित कर्मा पर्व में इसका ज्वलंत उदाहरण है कि सामूहिक जीवन मूल्यों का प्रतीक है जिसमें सभी लोग आपस में मिल करके इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं। देख सकते हैं ना। साथ ही अब इसका विस्तार देखिए, जब आपको ये पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे ना पॉइंट्स में विस्तार। ठीक है, महत्व, ऐसे पॉइंट्स में बिना पॉइंट्स के आपको उत्तर अंक कम मिलेंगे। ठीक है, तो विस्तार, ग्रामीण इलाकों से निकलकर अब यह पर्व शहरों तक पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्या? तो सबसे बड़ी वजह यह है कि कर्मा पर्व में प्रकृति और अच्छी फसल के उत्पादन की पूजा की जाती है। तो देखिए एक चीज हो गया, क्या है? तो इस पर्व में प्रकृति और अच्छी फसल के उत्पादन की पूजा की जाती है, साथ ही परिवार की खुशहाली की कामना भी की जाती है। अब एक एमसीक्यू का प्रश्न मैं बना देता हूं, कर्म वृक्ष की मूल आत्मा किसमें है? तो कर्म पर्व की मूल आत्मा है करम वृक्ष में। वृक्ष का नाम क्या है? करम वृक्ष है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? अभी जो न्यूज आया है ये है कोरिया जिले का। ठीक है, कब से कब तक चलेगा? तो बेसिकली आप देख सकते हैं करम वृक्ष है जिसकी डाली को घर पर लाकर पूजा की जाती है। आप ये पूरा तथ्य जब एक बार अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको लगभग 2 अंक और 4 अंक के प्रश्न लिखने लायक कंटेंट यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, यह परंपरा जो है वृक्षों की सुरक्षा का संदेश देती है। इस साल कई जगहों पर कर्मा उत्सव के दौरान पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं जिसमें सब लोगों ने भाग लिया है। दूसरी जो जानकारी है, आजकल युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से कर्मा पर्व की झलकियां साझा कर इसे एक डिजिटल सांस्कृतिक कार्यक्रम बना रहे हैं। देखिए, अब आपसे पूछा जाता है ना कि परंपराओं को विज्ञान के साथ कैसे समाहित किया जाए, परंपराओं को विज्ञान के साथ कैसे समाहित किया जाए? तो विज्ञान अर्थात सोशल मीडिया है कि नहीं, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे किया जा रहा है? इन परंपराओं को साझा करने और एक दूसरे से शेयर करने अर्थात डिजिटल सांस्कृतिक कार्यक्रम। एक नया शब्द आपको सीखने के बाद मिलेगा, डिजिटल सांस्कृतिक कार्यक्रम। डिजिटल सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो इस प्रकार के शब्दावलियों से आपको परिचित होना है, इसको बार बार दोहराना है। ठीक है, जिला प्रशासन ने इस पर्व पर अवकाश घोषित करके सरकारी कर्मचारियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का भी अवसर प्रदान किया, अर्थात प्रशासन का भी योगदान इसमें प्राप्त हो गया। प्रशासन ने कहा बिल्कुल आप लोग अच्छे चीजों के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए आप इस पर्व को मना रहे हैं, इसलिए हम आपको इसको आनंद पूर्वक मनाने के लिए छुट्टी प्रदान करते हैं। तो प्रशासन की भूमिका, साथ ही आम जनता की भूमिका, और तीसरा है डिजिटल अर्थात विज्ञान की भूमिका, इन तीनों से मिलकर के आज जो भी परंपरा छत्तीसगढ़ में चल रही है वो और आगे बढ़ रही है, प्रसारित हो रही है। ठीक है, समझ गए? बढ़िया अगली न्यूज की तरफ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है आदिवाणी। क्या है? तो आपके लिए पहला क्वेश्चन बनता है कि आदिवाणी आखिर है क्या? तो मैंने पिछले आपके न्यूज एनालिसिस में वीडियो में बताया था कि आदि शब्द से आपको परिचित होना है, और आदि शब्द आपको बताता है आदिवासी, अर्थात आदिवासियां जिस भाषा में अपनी वाणी का प्रसार करती उनकी भाषा कहलाती है आदिवासी बोलियां या भाषाएं।
ठीक है। इन आदिवासी बोलियों का अब किसी भी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इसी से संबंधित है हमारी गोंडी भाषा छत्तीसगढ़ की। तो गोंडी भाषा का आदिवाणी से हिंदी और अंग्रेजी में हो सकेगा ट्रांसलेशन। तो आप लोग को मैं बता दूं, इस पोर्टल का या इस प्रयास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी जनजाति या आदिवासी परंपराएं संस्कृतियां विलुप्त हो रही हैं या होने के कगार पर हैं, उनको संरक्षण प्राप्त होगा। तो आपको नहीं लगता कि आपके पेपर 6 जो मेंस का है उसमें ये पूछा जाए कि सरकारी प्रयास बताइए जनजाति सांस्कृतिक चीजों को सुरक्षा या परिरक्षण सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए, तो आप एक एग्जाम्पल के रूप में नहीं लिखेंगे कि हाल ही में सरकार द्वारा आदिवाणी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो जनजाति की संस्कृति को सहेजने का, संरक्षित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। बिल्कुल आप लिखेंगे। ठीक है। तो गोंडी भाषा का आदिवाणी से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हो सकेगा ट्रांसलेशन। ठीक है। अब ये किसने किसने बनाया, ये हमारे उतने काम की नहीं है। बस आपको ये जानना है, यदि आदिवाणी को पूछ दिया जाए आदिवाणी है क्या, पूछ सकता है। यदि मैं 4 अंक का क्वेश्चन बनाऊं, आदिवाणी क्या है, इसके लाभ बताएं। ठीक है। या ये कैसे काम करेगा, काम कैसे करेगा। तो ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट की आपको सुविधा प्रदान करता है। यदि आप गोंडी भाषा का कोई शब्द है, ठीक है, उसको डालेंगे इसमें इस पोर्टल के माध्यम से, तो आपको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी ट्रांसलेट चाहिए उसका आपको आंसर मिल जाएगा। टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट हो सकता है। OCR आधारित अनुवाद है। ठीक है। शब्दकोश प्राइमर भी आपको प्रदान करता है। इसमें गैलरी सेक्शन भी है। आप यदि शब्द के माध्यम से कोई चित्र देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलें आगे। अगला न्यूज है, ये बस्तर संभाग की न्यूज है। बस्तर में महिला समूह बनाया गया रेडी टू ईट फूड। ग्रामीण औद्योगिक पार्क तुरेनार में लगी मशीनें। तो अब से रेडी टू ईट फूड, अभी हमने थोड़ी दिन पहले ही पढ़ा था। सबसे पहला रेडी टू ईट फूड बनाने का जो कार्यक्रम है या प्रयास है वो कहाँ से शुरू किया गया था, रायगढ़ से शुरू किया गया था। अब ऐसा ही कुछ बस्तर संभाग में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। पहले ये बनाती थी बीज विकास निगम। ठीक है। अब महिला स्व सहायता समूह आने वाले दिनों में रेडी टू ईट फूड की सप्लाई करेंगी। ठीक। इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक, क्योंकि एक तो हमको पता चल गया, एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क था रीपा जिसको बोला जाता था, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया था तुरेनार में। हम सब ने पिछले वर्षों में करेंट अफेयर में पढ़ा भी था। इसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है रेडी टू फूड ईट, रेडी टू ईट फूड, रेडी टू ईट फूड के निर्माण केंद्र के रूप में निर्मित कर दिया गया। तो अच्छी बात है ना, कहीं भी कोई संसाधन है या पूंजीगत संसाधन है, ठीक है, उसका उपयोग किसी न किसी चीज में होना चाहिए, तब जाके संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो एक चीज। दूसरा जो है, इससे क्या फायदा होगा या किसको दिया जाता है रेडी टू ईट फूड, आपके लिए एमसीक्यू का प्रश्न है जी। चलिए बताएं कि हर माह रेडी टू ईट फूड किसको दिया जाता है। हर महीने 80,000 से अधिक बच्चों को देंगे रेडी टू ईट फूड। बच्चे मतलब आंगनबाड़ी और आपके प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चे को दिया जाएगा। साथ ही 15,000 शिशुवती और गर्भवती महिलाओं को, जिन माताओं बहनों के बच्चे हैं या गर्भवती हैं, उनको रेडी टू ईट फूड प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही 10,000 किशोरी बालिकाओं को दिया जाएगा, क्योंकि इनको कुपोषण से बाहर निकालना है और ये आने वाले समय में गर्भधारण भी करेंगी, इसलिए इनको पहले से कुपोषण से बाहर कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय जब गर्भधारण करें या शिशुवती माताएं बने तो इनको किसी भी प्रकार का माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। तो रेडी टू ईट फूड इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक। तो और दूसरा, स्व सहायता समूह को ये काम जिम्मा दिए जाने से, स्व सहायता समूह, क्या महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि नहीं होगी, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। और आर्टिकल 39 यही तो कहता है, संविधान का आर्टिकल 39 कहता है कि महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाए और समान वेतन, समान काम का समान वेतन प्रदान किया जाए, ये कहता है आर्टिकल 39। तो आर्थिक स्वतंत्रता ही, एक यदि मैं निबंध आपके लिए बनाऊं यहाँ पर कि आर्थिक स्वतंत्रता ही महिलाओं के लिए सामाजिक स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। यदि आप लोग एग्री हैं तो बताइए। आर्थिक स्वतंत्रता ही सामाजिक स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। ये आपका निबंध भी बन सकता है। ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है ये, क्योंकि जितनी भी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, चाहे वो 2500 महीने का इनकम हो या 25,000 हो, जितने भी इनकम अर्न करने वाली महिलाएं हैं, उनका सामाजिक स्तर पर भी जो समानता है या बराबरी है या फिर उनका स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, ये फैक्ट है। ठीक है। तो आपके लिए जब भी महिला सशक्तिकरण पे बात आए या महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर बात आए, तो आप इस न्यूज को एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज कवर किया था और बताया था कि
कोंडागांव के आलोर गांव में, जिसके नाम पर ही आलोर गुफा पड़ा है, इस आलोर गुफा में किसका मंदिर है जी? माता लिंगेश्वरी, माता लिंगेश्वरी का मंदिर है। यही अभी 3 तारीख को आपको बताया गया था कि वर्ष में एक बार और एक ही दिन खुलता है इसका द्वार। जो आलोर गुफा में स्थित है लिंगेश्वरी माता का मंदिर, वो 3 तारीख को खुला था। आप ये भीड़ देख सकते हैं, ठीक है, ये उसी के लिए एकत्रित हुई हैं ये श्रद्धालु जन। और ये गुफा का द्वार खुलने से बाद माता लिंगई की पूजा अर्चना, यही माता लिंगई। अभी लिंगेश्वरी मंदिर कहने के पीछे यही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ थोड़ा सा और बता देता हूँ। एकमात्र माता का की प्रतिमा है जो शिवलिंग के रूप में स्थापित है, ठीक है, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक, बाकी आपको फैक्ट बता दिया गया कि कोंडागांव के फरस गांव विकासखंड के आलोर गांव में आलोर गुफा के अंतर्गत यह प्रतिमा या मंदिर स्थित है, जहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, और यह निसंतान दंपत्ति की संतान कामना लेकर यहाँ पहुंचते हैं। यदि आपको महत्व पूछा जाएगा कहाँ है या इसका महत्व क्या है, तो आप इसको महत्व लिख सकते हैं। मैं महत्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं कल, आप लोग को पता है कल मेरी वीडियो एनालिसिस नहीं आई थी, तो कल मैं बैठ करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे पेपर्स के, खासकर निबंध के मैं टटोल रहा था, वही सब टैली कर रहे थे, इसलिए मुझे लेट हो गया सब वीडियो बनाने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब पेपर 6 कल एनालिसिस कर रहा था, तो 2 प्रकार के क्वेश्चन मुझे दिखे, या तो वर्णन करें, एक तथ्य इसी का तथ्य दे दिया गया आपको कि माता लिंगेश्वरी मंदिर कहाँ है, इसके बारे में वर्णन कीजिए, और दूसरा महत्व और विशेषताएं। यही आपके पेपर 6 का सार है कि आपको वर्णन करें, टिप्पणी करें, महत्व लिखें, विशेषता लिखें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कहीं, क्योंकि हर चीज आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको ऐसे न्यूज का हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है, सारे आपको फैक्ट यहाँ मिल गए। चलते हैं आगे। कहाँ देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में, यदि पर्यटन का विकास पूछा जाए, बस्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास पूछा जाए, तो क्या आप इसको एग्जाम्पल के रूप में नहीं लिख सकते? देखिए कहाँ से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, कोंडागांव, कमारधा, धमतरी, रायपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से कई दंपत्ति यहाँ मन्नत पूरी होने के बाद। तो आप इसको देखिए, पर्यटन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, एक होता है इको पर्यटन, एक होता है मेडिकल टूरिज्म, एक होता है यही धार्मिक पर्यटन, ठीक है, एक होता है एडवेंचर पर्यटन। तो अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आप धार्मिक पर्यटन में नहीं लिखेंगे, लोग मन्नत मांगने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। कभी कभी इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं जो कई दिनों, कई महीनों, कई वर्षों तक याद रखी जाती हैं। ऐसी ही कल एक घटना, सकारात्मक घटना पूरे भारतवर्ष के लिए घटी। वो था कि पहली स्वदेशी चिप विक्रम तैयार, अर्थात भारत ने पहला अपना स्वदेशी चिप बनाया है या सेमीकंडक्टर बनाया है, जिसका नाम है विक्रम। ठीक है, क्या नाम है? तो आपके लिए पहला क्वेश्चन बनता है कि पहले स्वदेशी चिप या पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम किसके नाम पर है जी? वही हमारे सर्व प्रमुख अंतरिक्ष मिशन को प्रमोट करने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर है। ठीक है, विक्रम। अभी है क्या इसमें विक्रम? आप इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देखिए। विक्रम कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर है? तो 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है। इससे पहले भारत कैसे माइक्रो प्रोसेसर यूज करता था? इसके पहले भारत यूज करता था 16 माइक्रो बीट का। ठीक है, लेकिन ये 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और आने वाले समय में भारत में 1.60 लाख करोड़ रुपए में गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। तो आपको कभी आपके पेपर नंबर 5 इकोनॉमी वाले सेक्शन में ये पूछ दिया जाए कि निवेश या वर्तमान समय में किस क्षेत्र का निवेश या किन किन क्षेत्रों में निवेश भारत की संभावनाओं को पुष्ट करता है, ये बिल्कुल इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो मैं यहाँ जब आपको वीडियो एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं जिस प्रकार के मॉडल प्रश्न बनाता हूँ उस पर भी आपको विचार करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पलट के देखने हैं कि क्या इसी तरह के पैटर्न में प्रश्न बनने जा रहे हैं। यदि हाँ, तो थोड़ा भी आप पकड़ पाते हैं बारीकी के साथ, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके एज एग्जाम्पल कंटेंट को जब आप में वृद्धि होती जाएगी, संवर्धन होते जाएगा, तो आप निश्चित तौर पर एक प्रभावी कंटेंट के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही है जो अमेरिका को इनडायरेक्टली अमेरिका को संबोधित किया गया कि आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियों के बीच भारत ने हर अनुमान को छोड़ते हुए अप्रैल जून की पहली तिमाही में कितने % की ग्रोथ रेट हासिल की थी? 7.8% की। यह उम्मीदों से बेहतर है और हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, ये इसलिए भी कि आपके MCQ बेस्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि जब आप मेंस का पेपर 4 पार्ट 3 पलट करके देखते हैं, तो आपको कंप्यूटर वाले सेक्शन में नित नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे प्रश्न जो यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको 2 अंक के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो कंटेंट तैयार रखें। विक्रम 32 बिट क्या है?
तो आसान भाषा में कहें तो यह एक सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर है। हालांकि इसे स्मार्टफोन लैपटॉप के लिए नहीं बल्कि रॉकेट सैटेलाइट के लिए डिजाइन किया गया है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा एमसीक्यू में कि हाल ही में डिजाइन किया गया स्वदेशी चिप विक्रम जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए डिजाइन किया गया है, और ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएं तो आपको याद रखना है कि ये रॉकेट सैटेलाइट के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये कैसे काम करेगा, अगला प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न, ये कैसे काम करेगा? तो यह काम करेगा सैटेलाइट नेविगेशन, नियंत्रण और मिशन प्रबंधन में। माइक्रो सेकंड्स में के जरूरी कैलकुलेशन कर रॉकेट को सही रूट पर बनाए रखेगा। इसे इसरो ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ की मदद से तैयार किया है। क्या और यह -55 डिग्री से +125 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी बेहतर परफॉर्म करेगा। इसकी खासियत है, इसकी विशेषता यदि पूछा जाए तो आप इसकी विशेषता में इसको डाल सकते हैं। साथ ही क्या यह अपग्रेड वर्जन है? जी हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि पहले इसरो 16 बिट प्रोसेसर का इस्तेमाल करता था, है ना, विक्रम 1601 का उपयोग कर रहा था। अब जाकर के हम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे और यह 180 नैनोमीटर CMOS तकनीक से बनी है। ठीक है, यह अंतरिक्ष में टेस्ट हो चुकी है। हाँ, PSLV C-16 जो मिशन था हमारा उसमें इसका टेस्ट भी किया जा चुका है, अर्थात ये सफलतापूर्वक अब लॉन्च होने के लिए तैयार है। ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फैक्ट। अब आपके लिए क्या आप सही से बताएंगे कि क्या आपके लिए मॉडल ये ऐसे नहीं बन सकता यहाँ पे या आने वाले समय में? क्योंकि आप देखेंगे 2024-2023 में क्या क्या निबंध आए हैं। मैं आपके सामने पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रख देता हूँ ताकि आप लोग को भरोसा हो जाए कि हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रकार का निबंध पूछ दे तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। इससे पहले क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है आप देखेंगे। 2023 में पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, वो भी करंट मुद्दा था। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 2022 में आप देखेंगे 5G नेटवर्क पर पूछा गया था। 5G नेटवर्क पर कब पूछा गया था? 2022 में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों पूछे गए थे कब? 2022 में। ठीक है, वहीं जब आप जाते हैं 2021 में जाते हैं तो ईवीएम को पूछा गया था। ठीक है, और आप और आगे जाते हैं इसी में तो इसी 2021 में पूछा गया था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। साथ ही साथ 2020 में जब आप जाते हैं तो आपको ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पूछा गया था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इनोवेशन है या करेंट का मुद्दा बना होता है उसको आगे चल के, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर या भारत के टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ऊपर आपसे निबंध पूछ सकता है सेमीकंडक्टर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं कुछ भी आपको ऐसा नया नहीं बताऊंगा, आपको सब चीज यही बताएगा। ये जो एडिटोरियल है 2 मिनट लगेगा, हम लोग रीड करते हैं इसको। ठीक है, आपको ऐसे चीजों का हिस्सा बनना पड़ेगा यदि वाकई में आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तब। देश का पहला मेड इन इंडिया चिप तैयार होना निश्चित एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यहीं पे आप लिख सकते हैं भूमिका कैसे लिखें, निबंध की भूमिका कैसे लिखें। ये भूमिका ही है आपका कि देश का पहला मेड इन इंडिया चिप तैयार होना निश्चित एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिससे साबित होता है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना व हकीकत की ओर बढ़ रहा है। तो अब देखिए, यदि हमने पिछले रविवार को किया ही था आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी यदि निबंध आता है तो आप इसी को लिख सकते हैं। हालांकि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए भी लंबा रास्ता तय करना है। तो जब आप चुनौतियों पे लिखेंगे, चुनौतियां क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर या फिर सेमीकंडक्टर के उत्पादन में अभी भी क्या भारत के समक्ष चुनौतियां हैं, तो आप इसी को लिख सकते हैं कि वैश्विक सेमीकंडक्टर खिलाड़ी बनने में अभी भी काफी लंबा रास्ता हमको तय करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नाखून के आकार की ये चिप, जिन्हें सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब आपसे प्रश्न मैं बनाऊं, आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ इनमें से कौन सा है? और ऑप्शन में सेमीकंडक्टर या चिप दिया रहे तो आपको क्या लिखना है? सेमीकंडक्टर। शीत युद्ध काल में परमाणु हथियारों की जैसी होड़ विभिन्न देशों के बीच दिखती थी, वही आज ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक चिप के निर्माण को लेकर दिख रही है। भारत पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में पिछड़ा ही रहा, तो इसकी वजह समझी जा सकती है। क्योंकि कई बार क्यों पिछड़ा रहा, तो इसका उत्तर ही दिया जा रहा है कि एक विकासशील देश की बुनियादी प्राथमिकताएं महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ने की उसकी गति को धीमी कर देती है। अर्थात हम अब विकासशील देश हैं और हम सबसे पहले अपनी 140 करोड़ नागरिकों की बेसिक नीड्स जो होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी को पहले फुलफिल करते हैं। लेकिन हम अब उस स्थिति में आ चुके हैं कि ऐसी जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उस पर आगे बढ़ने के लिए हम पूंजी उपलब्ध हमारे पास है, पूंजी उपलब्ध करने की हम क्षमता भी रखते हैं। दूसरी ओर ताइवान हो, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जैसे देश की पकड़ इस क्षेत्र में बेहद मजबूती से रही है। इवन फैक्ट तो ये है कि ताइवान तो दुनिया के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, जिसमें 90% सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल है। अब लेकिन भारत ने क्या किया, तो भारत ने 2021 में शुरू किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आपको याद रखना है 2021 में कब शुरू किया? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया।
और महज 4 वर्षों के भीतर अपने पहले स्वदेशी चिप बनाकर भारत ने इस क्षेत्र में विश्वास अर्जित किया, किसका, पूरे वैश्विक लीडर का, कि हाँ भारत में भी अब उस तरह का इकोसिस्टम है या भारत भी अब उस स्थिति में है कि यहाँ सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जा सकता है। देश का सेमीकंडक्टर बाजार जो 2023 में 38 अरब डॉलर था, वो 2 वर्षों की अवधि में ही 45 से 50 अरब डॉलर का हो चुका है। अब 2030 तक इसके दोगुने से भी अधिक होकर 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। तो आपको यदि संभावनाएं जब लिखेंगे आपको आत्मनिर्भर भारत के संबंध में या सेमीकंडक्टर के निबंध में, तो संभावना से उससे पहले आपको यही फैक्ट देना पड़ेगा कि 2023 में जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट था भारत में, वो 38,000 अरब डॉलर का था, जबकि 2024-25 में करीब 45-50 अरब डॉलर का हो चुका है और आगामी 2030 में इतने का होने वाला है। ठीक है। सेमीकंडक्टर उद्योग में कामयाबी की पूर्व शर्तें माने जाते हैं क्या क्या? यदि आपके पास निम्नलिखित ये चीजें हैं, कौन कौन सी? कुशल मानव संसाधन है, उन्नत अनुसंधान है और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला है। क्या क्या? स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पहला, दूसरा है उन्नत अपग्रेडेड क्या रिसर्च, और तीसरा है मजबूत सप्लाई चेन है। यदि आपके पास, तो आप निश्चित तौर पर सेमीकंडक्टर उद्योग में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इन तीनों में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, अपग्रेडेड रिसर्च और सप्लाई चेन में भारत कहाँ पर है? तो वैश्विक शोध यह कहता है कि भारत में पहले से ही वैश्विक चिप डिजाइन इंजीनियरिंग का तकरीबन 20%, पूरे विश्व में जितने उसके 20% कहाँ है? भारत में, अर्थात स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो एक हमारा ये पैरामीटर पास हो गया। दूसरा रिसर्च की बात है, तो रिसर्च, हालांकि हम मानते हैं कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का बहुत कम खर्च करता है, लेकिन देखिए क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया जैसे वैश्विक दिग्गज बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं, अर्थात अनुसंधान केंद्र भी हमारे यहाँ है। और साथ ही सरकार ने 278 विश्वविद्यालय में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन उपकरण मुहैया कराए हैं। ठीक है। अब ये सप्लाई चेन को बढ़ाने के इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो नीतियों को अधिक पारदर्शी, निवेशक अनुकूल बनाने के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से भारत इस क्षेत्र में अग्रणी शक्ति के रूप में उभर सकेगा। देख रहे हैं, इस पर काम चल रहा है, ये दोनों हमारे यहाँ हैं। तो निश्चित तौर पर इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसके लिए, सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए। ठीक है। लेकिन फिर भी वही कि वैश्विक सेमीकंडक्टर का बाजार एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है भारत को। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दूसरी आज की सबसे बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है कि 1 जुलाई 2017 से जो भारत में लागू हुआ था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें 4 स्लैब हुआ करती थी इसकी टैक्स की, 5%, 12%, 18% और 28%, उसको बदल करके अब केवल 2 स्लैब कर दिया गया है, 5% और 18%। अर्थात जितने भी 4 स्लैब में जो सामान वस्तुएं थी उनको इन 2 स्लैब्स में समायोजित कर दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये फैक्ट देखेंगे कौन कौन सी चीजें कौन कौन से स्लैब में शामिल है, ये यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा इसको, लेकिन आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आप ये अपने आप को यहाँ पे रख के देखेंगे, या आप किसान परिवार से आते हैं, आप छोटे उद्यमी परिवार से आते हैं, तो आपको किस तरह का फायदा होने वाला है। तो आप इसको देखेंगे। पहला देखिए, सबसे पहले हम लोग अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे देखिए शिक्षण सामग्री सस्ता होने वाली है, जो 12% से था वो शून्य होने वाली है, और जो 5% से शून्य, अर्थात मोटे मोटा जितने भी हमारे पढ़ाई लिखाई संबंधित चीजें हैं, ठीक है, स्टेशनरी गुड्स हैं, वो सब चीजें अब 0 जीएसटी पे हम लोग को प्राप्त होगी। ठीक। तो आप एक नजर इसको मारेंगे, एक नजर आप इसको देखेंगे। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये है कि हमें जो अभी अमेरिका का जो टैरिफ लगा है भारत पर, उसको, उसके नुकसान को होने वाले जो हमारे झटका है भारतीय इकोनॉमी को, उसको हम कैसे कवर करेंगे। साथ ही जितने भी हमारे कपड़ा उद्योग और जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, उनको जो झटका लगा है उससे हम कैसे उबर पाएंगे, तो उन्हीं सब का एनालिसिस है। और साथ ही साथ यदि देखिए, सीधी सी बात है, यदि आप 10 रुपए का कोई सामान लेते थे, उसमें आप 50 पैसे जीएसटी देते थे, तो 50 पैसा आपका बचेगा। तो वैसे ही 10-10 रुपए के सामान में आपके कितने सारे 50 पैसे बचेंगे और कितने सारे लोगों का बचेगा। तो लोगों की जेब में क्या बचेंगे? पैसे बचेंगे, पॉकेट में पैसे बचेंगे ना। उस पॉकेट में जो पैसे बचेंगे, और आने वाला समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो 1-2 महीने होने वाला है, वह त्योहारों का सीजन होने वाला है। तो इन त्योहारों के सीजन में क्या आप उस 50 पैसे को खर्च नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जब आप खर्च करेंगे, तो मार्केट इकोनॉमी सेंटीमेंट ये कहता है कि इसी को भाप करके जो उद्योग हैं वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। और उत्पादन जब बढ़ता है, तो आपको पता है, उत्पादन बढ़ता है तो लोगों को रोजगार भी तो मिलता है, और लोगों को रोजगार मिलता है तो इन लोग को सैलरी भी तो मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो इस सैलरी का कहाँ उपयोग करेंगे? लोग मार्केट में खर्च करेंगे। तो वही इस यहाँ पे बोला गया है कि आम जनता की बचत बाजार के लिए संजीवनी बनेगी, अर्थात जितना इस टैक्स से पैसे बचेंगे वो बाजार में आएगी। ठीक है। तो पहला देखते हैं इसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं, यही पूछा जाएगा आपके पेपर नंबर 5 मेंस के पेपर 5 के इकोनॉमी सेक्शन में।
ये जो जीएसटी दरों में सुधार हुआ है इसके क्या लाभ होंगे, सीधा सा प्रश्न बन रहा है आपसे, आपको इसका मॉडल उत्तर भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका पहला असर होगा आम आदमी के ऊपर, और क्या होगा कि सालों से आम आदमी यह महसूस करता रहा है कि बेशक जीएसटी देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन हर माह इसके चलते उसका मासिक खर्च बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? मासिक खर्च बढ़ जाता है। अब इसमें सभी रोटी कपड़ा और सभी गृहोपयोगी सामान पर टैक्स 12% से घटाकर 5%, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान पर जीएसटी 28 से घटकर 18% कर दिया गया है। यानी आपकी हर तरह की खरीद अब क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। दूसरा, बाजार के लिए क्या फायदेमंद है? तो पहला समझ में आए, एक लाभ आदमी को, आपको ऐसी कैटेगराइज करना है लाभ, पहले हाउस होल्ड्स को, परिवार को, दूसरा मार्केट को, बाजार को, ठीक है, बाजार को क्या लाभ होने वाले इससे, और तीसरा आसान होगा जीएसटी। तो बाजार दाम घटने से बचत बढ़ेगी, और त्योहारी सीजन है, सारी बचत बाजार में खर्च होना लगभग तय है। इससे एफएमसीजी अर्थात फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, अर्थात जो डेली यूजेस की जो चीजें हैं ना उसको बोला जाता है फास्ट, जैसे हम लोग शैम्पू, साबुन, और क्या हो गया, कपड़े, बर्तन, ठीक है, ये डेली कंज्यूम करने वाली चीजें हैं, टूथपेस्ट, ब्रशेस, ये सब चीजें। तो वो चीजें रिटेल और ऑटोमोबाइल सभी सेक्टर में घटे दामों पर उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी होगी, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक बूम करेंगे, ठीक है। तीसरा, एक अन्य महत्वपूर्ण बात व्यापारियों के लिए है। व्यापारी लोग अभी भी शिकायत करते थे कि जीएसटी फाइल करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, ठीक है, लेकिन अब यह प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिसकी मांग 8 साल से की जा रही थी। इससे करोड़ों व्यवसाय जुड़े होने से इनको फायदा होगा, और ये ग्राहक केंद्रित और नवाचार पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे, जिससे ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये इसके लाभ होने वाले हैं, समझ रहे हो। लेकिन एक चीज चिंता जाहिर है, और होना भी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है कि विपक्षी राज्यों ने कहा, और साथ ही क्योंकि सत्ता में देखिए केंद्र सरकार में यदि भाजपा की सत्ता है तो भाजपा शासित राज्य भले ही इसको खुले तौर पर न बोले, लेकिन वो भी ये बात मानते होंगे कि इस तरह का जो जीएसटी रेट कम हुआ है इससे राज्यों को नुकसान होगा। तो इस राज्यों को जो नुकसान होने वाला है उसको केंद्र सरकार उसकी वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, बिल्कुल लेनी भी चाहिए, क्योंकि अंततः केंद्र सरकार को भी तो राज्यों के माध्यम से होकर के ही टैक्स जाता है। तो राज्यों को, चाहे वो भाजपा शासित हो, भाजपा गैर भाजपा शासित हो, इसमें पार्टी दलगत ऊपर होकर के हमको राज्य, क्योंकि राज्य विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, तो राज्यों के विकास के लिए निश्चित तौर पर केंद्र को ध्यान देना चाहिए। तो बैठक में यह कहा गया है कि कुल 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, इससे राज्यों को राजस्व डगमगा जाएगा, और 5 साल मुआवजा दे, केंद्र सरकार 5 साल मुआवजा दे और वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए। तो ये भी एक प्रश्न उठता है, आपको यदि पूछा जाए किसी प्रकार का, तो संघवाद के मामले में, तो वित्तीय, मान लो संघवाद पर निबंध आता है ना, और आपको लिखना है वित्तीय संघवाद पे, तो एक एग्जाम्पल आप यहाँ डाल सकते हैं कि वित्तीय संघवाद तभी बराबर संतुलन में रहेगा जब केंद्र सरकार जो जीएसटी दरों में परिवर्तन हुए हैं, राज्यों को की जो आशंकाएं हैं कि उनको वित्तीय नुकसान होने वाला राजस्व में, तो उसको निश्चित तौर पर भरपाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए, ठीक है। आप फैक्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे इनमें फैक्ट पे नहीं जाऊंगा, क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्या क्या चीजें घटी हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू पे जो 2-3 क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहले कितनी स्लैब दरें कितनी थी, कितनी स्लैब्स थी, तो 5%, 12%, 18% और 28% की। अब सिर्फ ये घट के हो गया है 5 और 18%, ठीक है। पहली बार कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से, और वर्तमान में जो दरें हैं कब से लागू होंगी, डेट याद रखना, 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी बीच में देखिए एक आया है, रिपोर्ट आया है आईटी विभाग के रिटर्न्स के आधार पर, ठीक है, कि गरीब अमीर की खाई असंतोष को बढ़ा सकती है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, और 2023 के मेंस के पेपर में पूछा गया था, मेंस के पेपर 5 में क्या पूछा गया था कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था से, क्या से, बाजारवादी अर्थव्यवस्था से समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है। सामाजिक आर्थिक न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है, इस कथन की विवेचना, ऐसा आपको क्वेश्चन आया था। तो अभी बताइए, अभी बाजारवादी अर्थव्यवस्था तो चल रही है, 1991 में सुधार होने के पश्चात बाजारवादी अर्थव्यवस्था ही चल रही है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो जो ज्यादा आय वाले लोग हैं उनकी कमाई बढ़ रही, देख रहे हैं कि इस तालिका से, आप इस तालिका को पढ़ेंगे एक बार ध्यान से, और आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि इस तालिका से आपको यह प्राप्त होगा कि हर माह 1 करोड़ कमाने वाले के पास आय वृद्धि के मौके ज्यादा हैं, जबकि यह विस्तार कम आय, जो जिनकी कम आय है उनके लिए और कम होता जाएगा। यानी जो लोग हर माह 1 लाख से कम आय करते हैं उनके आय बढ़ने के अवसर कम है। इससे अलग एक और आंकड़ा है जिसके तहत सबसे बड़ा आधार 1 लाख से 5 लाख सालाना कमाने वाले 18.59% बढ़े हैं।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि व्यापक निजी क्षेत्र खासकर टेक ड्रिवन जॉब्स में तो उच्च और मध्यम श्रेणी के कामगारों की वेतन वृद्धि हो रही है, लेकिन औद्योगिक उपक्रमों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में जहां पारंपरिक सेवा में नियोजन होता है, आय बढ़ाने के अवसर कम है। तो देखिए, सर्विस सेक्टर अर्थात टर्सरी सेक्टर में आय बढ़ रहे हैं और ठीक ठाक बढ़ रहे हैं जो उनकी इनकम है, लेकिन वही जब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, उद्योग सेक्टर में, तो उनकी तुलना में कम है, तुलनात्मक रूप से कम आय वृद्धि है। और सबसे कम तो जो कृषि क्षेत्र 46% रोजगार देती है, 46% रोजगार देती है कृषि क्षेत्र, उनकी मजदूरों की स्थिति बदतर क्यों है? जो उनकी मजदूरी मिलती है रोजगार के बाद, जो मजदूरी मिलती है उनकी स्थिति बदतर क्यों है? तो ये अमीर गरीब की खाई को ही तो बढ़ा रही है। तो आप जब लिखेंगे असमानता में वृद्धि हुई, इस तरह के प्रश्न को आप टैकल करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तर्क दे सकते हैं इन सारे आंकड़ों के माध्यम से कि जी हाँ, बाजारवादी अर्थव्यवस्था समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय की उम्मीद को व्यर्थ साबित करता है। इन आंकड़ों से हमको यही पता चलता है। पहले यही लिखेंगे, बाद में आपको निष्कर्ष में ये नहीं लिखना है। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि ये तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो, लेकिन जब निरपेक्ष रूप से आप यह देखते हैं तो सबकी आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको हर बार पता है, हर साल की भांति इस वर्ष भी दानवीर भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसको राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखें, दानवीर भामाशाह सम्मान किस लिए दिया जाता है जी? दानशीलता, सौहार्द और अनुकरणीय सहायता प्रदान करने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ठीक है, कौन सी विभाग द्वारा दिया जाएगा ये? तो ये देखिए यहाँ लिखा, छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो तीन चीजें कि दानवीर भामाशाह सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता प्रदान करने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति और संस्था दोनों को ना, केवल व्यक्ति या संस्था देगा तो नहीं, व्यक्ति हो सकता है, संस्था भी हो सकता है। कौन सी विभाग? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। और सम्मान स्वरूप क्या दिया जाता है? 1,00,000 रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। न्यूज में बस आया था, आपको आप सबको पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। मधेश्वर पहाड़ जो जसपुर में स्थित है, गोल्डन रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ था कि प्राकृतिक विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग है। तो इसी इसको पर्यटन टूरिज्म यहाँ पर विकसित करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ तक जो पहुंचने का मुख्य मार्ग है, कच्ची सड़क है, उसको मुख्य मार्ग अर्थात पक्की रोड बनाने के लिए जारी की गई। 3 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए ही कुछ निधि जारी की गई है। ठीक है, देखिए ये आपके पेपर मीन्स के पेपर 7 में पार्ट 3 में काम आएगा, ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, कि AICT जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अर्थात इंजीनियरिंग को जो कराने वाली, मुख्य इंजीनियरिंग को रेगुलेट करने वाली जो मुख्य संस्था है AICT, वो रोजगार गैप पर चिंतित है। और आप इसको एक बार पढ़ेंगे कहाँ कहाँ है, या फिर मैं इसको कभी और अच्छे से बताऊंगा कि देखिए क्या लिखा है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे अपग्रेड। ये अपग्रेड होने के पीछे का कारण यही है कि जो भी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है और वर्तमान में उद्योग की कार्य प्रणालियां और जो डिमांड है वो डाइवर्सिफाइड होती जा रही है, तो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही सिलेबस। इसलिए कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे अपग्रेड, और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको ध्यान में रख करके वहां पे नवाचार को बढ़ावा देना। देखिए क्या कर किया जाएगा, शिक्षण की गुणवत्ता सुधारना, नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि AICTE या इंजीनियरिंग जो कराने वाली जो मुख्य संस्था परिषद है वो क्या क्या कार्य कर रही है गुणवत्ता हासिल कराने के लिए, तो आप इसको एक बार लिख सकते हैं। 2023 में एक प्रश्न आया था, आप देखेंगे पलट के पेपर नंबर 7, कि यूरोपीय संघ और भारत एक दूसरे के लिए किस 5 प्रकार से महत्वपूर्ण है? यूरोपियन यूनियन और इंडिया किस 5 प्रकार से एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है? तो उसी ऐसे ही क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं, इसी को ध्यान में रख करके देखिए। FTA पर जर्मनी का मजबूत समर्थन और भारत यूरोपियन संघ में समझौता जल्द होने वाला है। ठीक है, अर्थात जर्मनी FTA को लेकर भारत के साथ है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो भारत अमेरिका निर्यात का विकल्प ढूंढ रहा था, उस विकल्प में सबसे बड़ा जो बाजार है वो यूरोपियन यूनियन अर्थात यूरोप का बाजार है। तो यूरोप के जितने सारे देशों के साथ, जितने अधिक से अधिक देशों के साथ हमारा FTA होगा, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA होगा, तो हमारा जो देश के वस्तु व्यापार है उसके निर्यात में वृद्धि होगी। यही बताया गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे द्विपक्षीय वार्ता से पहले जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री, ठीक है, इन्होंने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को जर्मनी का मजबूत समर्थन मिल रहा है। तो ये प्रश्न बताने के पीछे, इस तरह की न्यूज बताने के पीछे कारण यही है कि अर्थव्यवस्था, रक्षा और प्रौद्योगिकी पर वार्ता हुई है। अर्थात रक्षा क्षेत्र में क्या क्या एक दूसरे को सहयोगी हो सकते हैं, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या क्या हम लोग सहयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन,
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जारी रखने की उम्मीद भी जताई। ठीक है, आज का आखिरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इसको देखेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये शब्द तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूं कि जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे, आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत क्या क्या चीजों में सकारात्मक या गुणात्मक रूपांतरण हुआ है, ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आंकड़ों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और इंटरलिंकिंग के साथ। फिर भी इसको मैं कल के न्यूज में और अच्छे से कवर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, यहीं पर आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।